इधर है इसमें। इसमें खोल। चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन गाइस। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। So today is the third lecture of your share capital and debenture. Last class buyback we have started. Today we are going to complete the topic of buyback. ठीक है, आज हम लोग buyback को खत्म करेंगे। चलो let us continue with the topic. और आज मैं आपको बता दूं, कंपनी लॉ का हमारा यूट्यूब में आज लास्ट लेक्चर स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है www.meplclasses.com में विजिट करो और रजिस्टर कराओ। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन एंड आल्सो कंफर्म योर प्रेजेंस इन द लाइव चैट। यस, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग अनिरुद्धा, गुड मॉर्निंग। चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। यस, गुड मॉर्निंग ऋषभ, मीरा, भानु, अभिषा, गुड मॉर्निंग गाइस। सुनो, लास्ट क्लास बायबैक के ऊपर एक सम्स डिस्कस करवाया था। क्या आपने किया वो सम्स को दोबारा? कोई कंफ्यूजन है सम्स को लेकर? कर लोगे मैनेज? ठीक है, तो वापस एक बार पूरा मेरे को प्री बायबैक फॉर्मेलिटी समझा दो, क्या क्या होता है बायबैक करने के पहले कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो चेक करो आर्टिकल ऑथोराइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर आर्टिकल ऑथोराइज कर रहे हैं तब तो एसआरएनजीएम नहीं करना है ना। अगर नहीं कर रहे तो आर्टिकल को अमेंड करने के लिए एसआरएनजीएम। अब बायबैक को अप्रूव करने के लिए अगेन एन एसआरएनजीएम, लेकिन अगर बायबैक अप टू खाली कितना है 10%, तब फिर उसके बाद एसआरएनजीएम नहीं करोगे, बीआरएड बीएम विल बी सफिशिएंट। अच्छा, ये जो 10% या फिर मैक्सिमम बायबैक पूरे साल में 25% तक हो सकता है, तो ये किसका परसेंटेज है? वेरी गुड, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 25% से ज्यादा बायबैक एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को बताओ, ये जो तुम बायबैक करते हो इसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जमा देना पड़ता है, फॉर्म नंबर SH9 विद आरओसी। ठीक है, ये डिक्लेयर करने के लिए भाई हम लोगों ने बायबैक किया, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी अभी भी सॉल्वेंट है। ठीक है, और उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक पोस्ट बायबैक shall not fall below 2:1, है ना, क्योंकि कम से कम हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो इक्विटी है सफिशिएंट है। डेट सिर्फ 2 गुना है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन एक कंपनी के केस में अलाउड है, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, वेरी गुड, जो एंगेज्ड है एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी में, क्योंकि उसका काम ही है लोन वगैरह देना, तो उसके लिए उसको ज्यादा लोन बोरो करके रखना पड़ता है। वहां रेशियो कैन गो अप टू 6:1। वेरी गुड, 6:1 तक रेशियो जा सकता है। ठीक है, देखो ये सारा ही हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, बायबैक अगर एक लिस्टेड कंपनी ओपन मार्केट के जरिए कर रहा है तो मैक्सिमम कितना कर सकता है? एज पर सेबी रेगुलेशन 5% था पहले, अब तो वो भी हट चुका है आफ्टर 31 मार्च 2025। यानी ओपन मार्केट के जरिए लिस्टेड कंपनी बायबैक कर ही नहीं सकता। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ बायबैक था, लाइक नंबर 1 ओपन मार्केट, नंबर 2 ओपन ऑफर, नंबर 3 ऑड लॉट शेयर होल्डर, नंबर 4 एम्प्लॉइज, बायबैक थ्रू एम्प्लॉइज थ्रू ईसॉप ऑप्शन, जिनको आपने शेयर इश्यू किया था ईसॉप के अंडर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा, बायबैक करने का रीजन क्या है? व्हाई आर वी डूइंग द बायबैक? क्यों कंपनी बायबैक करना चाहता है? आइडल कैश को यूटिलाइज करने के लिए, जिससे उसका अर्निंग पर शेयर का वैल्यू बढ़ जाए। नंबर 2 कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस। नंबर 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड कंट्रोल। नंबर 4, हाँ वेरी गुड, प्रमोटर्स परसेंटेज शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट यू कैन टेक अ मेजर अगेंस्ट द हॉस्टाइल टेक ओवर। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। ठीक है, चलो अब आगे का कंटिन्यू करेंगे। क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल, कुछ भी लिखना नहीं है, अभी सब समझा रहे हैं, फॉलो करो उसको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज। सुनो ना, बायबैक के पहले कैसे कैसे क्या क्या करना है, फॉर्मेलिटी दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड, दैट वी हैव डन। बायबैक हो चुका ना, अब उसके बाद भी तुमको कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आर दोस फॉर्मेलिटीज? 7611, याद रखो इसको। बोलो क्या लिखा है मैंने? इसका क्या मतलब है? कोई टाइम लिमिट होगा? क्या है ये? टाइम लिमिट है, समझ में आ रहा है? यानी तुमको 4 फॉर्मेलिटी कंप्लाई करना है ये टाइम लिमिट के अंदर। एक है 7 days, 6 months,
1 ईयर, तो ऐसे याद रहेगा 7611। 4 चीज करना है, तो ये 4 चीज क्या है जो करना है? सबसे पहला चीज ध्यान से सुनना, एक बार जब तुमने शेयर्स को ब्रॉड बैक कर लिया, ब्रॉड बैक मतलब बाईबैक कर लिया, वहां से 7 डेज के अंदर शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर दो। The company shall destroy the share within 7 days after the shares has been brought back. अरे मैंने तुम्हारा शेयर खरीद लिया ना, अब वो थोड़ी किसी और को इशू करते हैं। याद है मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, जो कंपनी शेयर खरीद लेता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो कोई और को इशू नहीं करता। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर उतना से कम हो जाता है, शेयर कैपिटल। तो ये जो तुमने शेयर को ब्रॉड बैक किया, इसका क्या करोगे? खत्म करो, डिस्ट्रॉय। अब तुम समझो ये वाला जो प्रोविजन है ना, कब तक सही लगता था? जब तक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का जमाना हुआ करता था। बट अभी तो तुमको पता है सब कुछ किस में होता है? डीमैट फॉर्म। लेकिन तो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी तो शेयर सर्टिफिकेट है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना। क्लियर है यहां तक? तो वापस से मेरे को बोलो, द शेयर्स वंस ब्रॉड बैक शैल बी डिस्ट्रॉयड विद इन कितना? 7 डेज। फिर नेक्स्ट क्या बताओ? 6 मंथ्स। सुनो ना, आज हम शेयर्स को ब्रॉड बैक किए ना, बाईबैक किए, 1 महीना बाद फ्रेश इशू लेकर आ रहे, मेरे को लग रहा है गलती हो गया, मेरे को और पैसा चाहिए। एक बात बताओ, फिर बाईबैक ही क्यों किया जब दोबारा तुमको शेयर इशू करना था? मतलब तमाशा लगा रखे हो क्या? एक बार शेयर ले रहे हो, फिर उसके बाद दे रहे हो, फिर ले रहे हो, फिर दे रहे हो। अरे अगर तुमको पैसा चाहिए था तो तुमने रिटर्न ही क्यों किया शेयर? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब वापस से, क्योंकि तुमने शेयर खरीद लिया, अब 1-2 महीने बाद तुम वापस से इशू लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वंस यू हैव डन द बाईबैक, ऑब्जर्व अ कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठंड रखो, अभी वापस से एग्रेसिव होकर फ्रेश इशू लेकर मत आओ। तो क्या बोला? ऑब्जर्व अ कूलिंग पीरियड ऑफ कितना? कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ द बाईबैक। जब तुमने बाईबैक किया वहां से कितने दिन के अंदर तुमको क्या ऑब्जर्व करना है? कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ? जोश में आके नया शेयर को इशू करना अलाउड नहीं। क्लियर है? ठंड रखो, कूलिंग पीरियड हैज टू बी ऑब्जर्व फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बाईबैक डन। अरे अभी तो बाईबैक किया हो फिर इशू करने चले, मजाक पा लिया है क्या? 6 महीने तक तुमको कोई फर्दर शेयर इशू करने नहीं मिलेगा। अगर तुमको इशू करना ही था तो तुमने बाईबैक क्यों किया भाई? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हो सकता है कुछ कंट्रोल को लेकर तुम्हारा इशू है, इसलिए तुमने ऐसा किया। उन लोग से शेयर ले लिया, अब दूसरों को शेयर दे रहे हो, तो इसलिए कंपनी अलाउ नहीं करता। समझ रहे हो? तो कूलिंग पीरियड कितना मंथ तक है बताओ? फिर एक जबरदस्त बात बोला, 1 साल। ये 1 साल क्या है, सुना ध्यान से। आज मैंने बाईबैक खत्म किया है, समझ में आ रहा है? जैसे याद है मेरे से कल एक बच्चा पूछ रहा था, मैम क्या साल में कितनी बार भी बाईबैक कर सकते हैं? आंसर इज नो। तुमने एक बार बाईबैक कंप्लीट किया ना, अब यहां से आने वाले 1 साल तक फिर से बाईबैक नहीं कर सकते। नो बाईबैक कैन बी डन अगेन। समझ गए? तो नो न्यू बाईबैक कैन बी डन unless a period of 1 year has elapsed, expired from the date of the previous buyback. आज तुमने बायबैक किया, यहाँ से 1 साल तक तुम कोई और नया बायबैक नहीं कर सकते। 1 साल तक का तुमको जो है अगेन यहाँ पे शांति रखना पड़ेगा। अभी बायबैक कर लिया ना, अभी वापस से बायबैक खेलते रहोगे क्या? कंपनी को बंद कराना है क्या? तो एक बार बायबैक किया, यहाँ से 1 साल के अंदर कोई भी नया बायबैक करने तुमको नहीं दिया जाएगा। फिर ये 1 साल और क्या है? तुमको याद है हम लोग बायबैक अप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं, अगर अप टू 10% ही है तो क्या कर लेते हैं, और उससे ज्यादा है तो क्या करते हैं? बट लेस देन 25% क्या पास करते? बताओ। एसआरएनजी है। आज मान लो मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग बुलाया, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन भी पास करवा लिया एसआरएनजी है बायबैक करने के लिए, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया है, 75% मेजोरिटी मिल गया है। अब यहां से ना रेजोल्यूशन पास करने के बाद हम लोग भूल ही गए बायबैक करना है। अचानक से 2 साल बाद याद है, अरे यार वो रेजोल्यूशन नहीं पास किए थे हम लोग, चलो भी बायबैक कर लेते, काम करते। नहीं चलेगा। जिस दिन तुमने रेजोल्यूशन पास किया वहां से 1 साल के अंदर सारा बायबैक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं तुमने बायबैक स्टार्ट किया, सो ये जो रेजोल्यूशन का वैलिडिटी है टिल 1 ईयर है, समझ में आ रहा है? यानी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक वाज पास्ड, ऑल द बायबैक फॉर्मेलिटीज मस्ट गेट कंप्लीटेड, अदरवाइज रेजोल्यूशन शैल स्टैंड इनवैलिड, नल एंड वॉइड। समझ गए? तुमने आज रेजोल्यूशन पास किया, यहाँ से 1 साल के अंदर तुम्हारा जितना भी बायबैक से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज है सब तुमको खत्म करना है। तुम्हारा पूरा बायबैक खत्म हो जाना चाहिए, क्लोजर हो जाना चाहिए बायबैक का। अगर ऐसा नहीं है तो एसआरएनजीएम का वैलिडिटी नहीं रहेगा, तुमको फिर से फ्रेश रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। खुद सोचो ना, 2 साल बाद तुम बायबैक करोगे, जानबूझ के तुमने रेजोल्यूशन पहले पास किया, अभी 1 साल में तुमने दुनिया भर का डिफॉल्ट कर दिया, डिबेंचर होल्डर का पैसा, डिपॉजिट होल्डर का, और अब जानबूझ के बायबैक कर रहे हो और वो पुराना वाला रेजोल्यूशन को वैलिड डिक्लेयर कर दे रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब ना हो इसलिए लॉ मेकर बहुत दूर का सोचते हैं कि जब तुमने रेजोल्यूशन पास किया, यहाँ से 1 साल के अंदर तुम्हारा पूरा बायबैक का फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाना चाहिए। तो 4 फॉर्मेलिटी मैंने तुमको बोला। डेट्स बताओ क्या क्या है? 7 डेज। 7 डेज में क्या बोला? जब
तुमने बायबैक कंप्लीट कर लिया, 7 दिन के अंदर पूरा शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दो। फिर क्या बोला, क्या मतलब हुआ कूलिंग पीरियड का? तुम लोग बहुत बच्चे ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं 6 मंथ्स और 1 ईयर में। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है बताओ? कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी फ्रेश इशू लेकर नहीं आ सकता 6 महीने के लिए। लेकिन सुनो ना एक बात, सपोज करो कंपनी को ऑलरेडी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशूड था और इसी 6 महीने के दौरान कन्वर्जन का डेट आ गया, दोस कन्वर्टिबल डिबेंचर वर सपोज टू गॉट कन्वर्टेड इनटू क्या इक्विटी शेयर, अलाउड की नॉट अलाउड? मैंने अभी तुमको क्या बोला, 6 मंथ्स तक कोई फ्रेश इशू नहीं कर सकते। उसी दौरान कन्वर्जन पीरियड फॉल कर गया, या तुम कन्वर्टिबल डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करो, अलाउड। क्योंकि आप फ्रेश इशू नहीं कर रहे ना, ये तो पुराने डिबेंचर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमको याद है बोनस इशू क्या होता है? पढ़ाया नहीं है मैंने, बट तुमको पता तो होगा बोनस क्या होता है। जब शेयर को इशू करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, दैट इज कॉल्ड एज बोनस इशू। तो बोनस इशू में तो कोई रुपया वगैरह तो नहीं आ रहा है ना, तो बोनस इशू अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। ये दोनों चीज अलाउड है। क्या चीज अलाउड है? कन्वर्जन अलाउड है और बोनस इशू। किस दौरान के अंदर? 6 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक। फिर ये 1 ईयर का क्या बोला प्रोविजन? कोई और दोबारा बायबैक नहीं कर सकते 1 साल तक, जब तक पुराना बायबैक ऑफर क्लोज ना हो गया हो। फिर ये क्या है? द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक शैल बी ओनली अप टू कितना ईयर्स? 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा लास्ट क्लास कौन सा फॉर्म नंबर डिस्कस किया था बताओ? अभी 2 और करोगे, बताओ क्या क्या? नो, व्हाट इज दिस SH10 रजिस्टर ऑफ बायबैक? बोलो क्या है? क्या होगा रजिस्टर में बताओ? क्या लिख के रखोगे? कंपनी मेंटेन करेगा, जितनी बार भी बायबैक करेगा ना उसका अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। रजिस्टर के अंदर क्या क्या लिख के रखेगा? क्या? हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक, और वेरी गुड बायबैक प्राइस, मोड ऑफ बायबैक। ठीक है, ये सब लिख के रखेगा किसके अंदर बताओ? रजिस्टर ऑफ। हो गया। अब बताओ SH11 क्या है? रिटर्न ऑफ बायबैक। बोलो क्या है? ये किसके संग फाइल करना है? और सुनो ना, ये रिटर्न ऑफ बायबैक का मतलब बताओ क्या है? एनुअल रिटर्न तुमने पढ़ा था ना, रिटर्न मतलब क्या है? जानकारी देना कि सब कुछ हम लोगों ने सही सलामत किया है, जितना भी प्रोविजंस वगैरह था बायबैक से रिलेटेड वी हैव कंप्लाइड एवरीथिंग। और इसके संग एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा विच शैल बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ whom one shall be MD। और इसमें क्या लिखा रहेगा कि जितना भी कंटेंट है ना SH11 का दैट इज ट्रू। ये सर्टिफिकेशन पहले SH15 में देना पड़ता था, बट अभी SH15 स्टैंड्स ओमिटेड। समझ गए क्या बोला? वापस से बोलो क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। SH10, 11, 15। 10 में क्या बोला? रजिस्टर ऑफ बायबैक। 11 में क्या बोला? रिटर्न ऑफ बायबैक। रिटर्न ऑफ बायबैक का कंटेंट करेक्ट है, ये बात डिक्लेरेशन देगा कौन? 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक कौन रहेगा? MD इफ एनी। और ये बात कहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ता था पहले, लेकिन अभी SH15 यानी ये डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बट कोई फॉर्म नंबर नहीं है इसका। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी तुमको SH15 दिखाई दे उसको डिलीट कर देना, बिकॉज दिस फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। बताओ यहाँ तक पूरा क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स ऑल योर पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी। ये हम लोगों ने क्या पूरा कंप्लीट कर लिया बताओ? पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी। वापस से बोलो पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज के अंदर क्या क्या पड़ा? नंबर 1 जल्दी से बोलो, 7 डेज के अंदर पूरा मेरे को शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना है। नंबर 2, 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड ऑब्जर्व करना है। नंबर 3, 1 ईयर में कोई भी फर्दर बायबैक हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट 1 ईयर तक मेरे को रेजोल्यूशन वैलिड रहेगा, उसी के अंदर बायबैक फॉर्मेलिटीज खत्म करना है। इसके अलावा SH10 फाइल करना है। ठीक है, दैट इज रजिस्टर ऑफ बायबैक, एंड ऑल्सो SH11 रिटर्न ऑन बायबैक टू बी फाइल्ड विद ROC। लेकिन उसके लिए कंटेंट करेक्ट है कि नहीं? SH15 पहले हुआ करता था, अभी एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा विच शैल बी अटेस्टेड साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD इफ एनी। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या बताओ ना, पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी। चलो यहां तक ये सब कल मैंने पढ़ाया था क्या तुम लोग को? ये सब दिखाया था ना कल? चलो अभी पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज हम लोग देखेंगे क्या है। आ जाओ, पेज नंबर 93 है। ठीक है, देखो पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी में क्या है? नंबर 1, मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ क्या बताओ? बायबैक। फॉर्म नंबर क्या है? कंटेन द डिटेल्स लाइक क्या बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक, डेट ऑफ बायबैक, प्राइस, मोड। मोड याद है? मोड मतलब क्या? ओपन ऑफर,
या फिर ऑड लॉट शेयर होल्डर, ओपन मार्केट या ईसॉप। वैसे भी अब तुम समझो ओपन मार्केट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो वैसे भी लिस्टेड के लिए था, लिस्टेड के लिए भी हट चुका है, ठीक है। नेम ऑफ शेयर होल्डर्स हु शेयर्स वर ब्रॉड बैक, रिटर्न ऑफ बाईबैक फॉर्म नंबर एनेक्स्ड विथ 15 हट चुका है, जिसके अंदर क्या रहेगा बताओ, करेक्टनेस ऑफ SH11 का सर्टिफिकेशन रहेगा एंड साइन बाय एटलीस्ट क्या, वन ऑफ whom shall be, फिर क्या बोला, कैंसिल द शेयर्स ब्रॉड बैक विद इन, ऑब्जर्व द कूलिंग पीरियड ऑफ, दैट इज कंपनी कैन नॉट मेक अ क्या, फ्रेश इशू ऑफ शेयर एक्सेप्ट इशू ऑफ क्या, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी और कन्वर्जन ऑफ क्या, कन्वर्टिबल डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट, नो बाईबैक इज अलाउड फॉर द नेक्स्ट 1 year from the closure of the period of last buyback, complete all the buyback formality within कितना, once 1 year कहाँ से, from the date of the passing of the resolution authorizing the buyback। यहाँ तक पूरा संभालियो, चलो लिख लो पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज। तुमको टॉपिक से समझ में आ रहा होगा, बायबैक से क्वेश्चन आता ही आता होगा। आज थोड़ा सर्दी लगा हुआ है, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज अलग लग रहा होगा, मैनेज करना। ठीक है, जैसा तुम लोग बोलोगे। ये कौन से सेक्शन के अंदर है, 68 चल रहा है, कंटिन्यू। यस राहुल, आपके लिए भी वैलिड है।
कर लो, हो गया। नो टॉकिंग, चलो करो। नहीं बोले थे, वो बच्चा पूछ रहा था। बोले थे आगे पढ़ाएंगे, आएगा। जल्दी करो, यहाँ तक हो गया क्या? अच्छा, बाईबैक कहाँ से करोगे? बायबैक करना है तो रुपया लगेगा ना। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द बायबैक, कहाँ से करोगे? वेरी गुड, फ्री रिजर्व से करोगे जो रुपया पड़ा हुआ है गुल्लक फोड़ के, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है बताओ? कितनी बार कंपनी शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को अलग से हम लोग रख के रखते हैं ना, कहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां से भी कर सकते हो। या फिर एक और सोर्स है, जैसे सपोज करो मैंने बायबैक किया है, बायबैक के जस्ट पहले ना मैंने कोई दूसरा क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू किया था, तो उसका जो इशू प्रोसीड्स है उससे भी कर सकते हो। इशू प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ सिक्योरिटी, जैसे मान लो मैंने प्रेफरेंशियल इशू किया, तो उससे जो रुपया आया उससे भी हम बायबैक कर सकते हैं। या फिर मान लो मैंने क्लास ए शेयर का बायबैक किया ना, उसके पहले मैंने क्लास बी इक्विटी शेयर इशू किया था। अलग अलग क्लासेस होता है ना, जैसे मान लो डीवीआर शेयर इशू किया था पहले इक्विटी वाला, तो उससे जो प्रोसीड्स है उससे भी हम बायबैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो लिख लो सोर्सेज ऑफ बायबैक। It can be done out of free reserves or securities premium और
हो गया यहाँ तक? सुनो अब, ये 68 तक खत्म किया, अब नेक्स्ट सेक्शन बताओ क्या है? याद है बाईबैक का मैंने बोला था 3 सेक्शन है, 68, 69 एंड 70। तो अब 69 क्या बोलता है, सुना ध्यान से, ट्रांसफर टू सीआरआर। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सीआरआर? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तुमको पता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कब कब क्रिएट करना पड़ता है? जब भी कंपनी में शेयर कैपिटल का रिडक्शन होगा, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, उतना जितना भी तुमने शेयर कैपिटल कम किया है उतना इक्विवेलेंट नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर शैल बी ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। यानी याद रखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब जब कैपिटल कम होगा ना, हम लोग इक्विवेलेंट फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कहां पे? सीआरआर। यानी जब जब कैपिटल कम होगा तब तब सीआरआर बढ़ेगा। और तुमको पता है जो सीआरआर है ना, ये क्या चीज के लिए यूज होता है? बोनस शेयर इशू करने के लिए। सीआरआर क्या चीज के लिए यूज होता है बताओ? बोनस शेयर इशू करने के लिए। क्लियर है? तो वापस से सुनो क्या बोला मैंने, अगर तुमने क्या किया मेरे को बताओ, बाईबैक फ्री रिजर्व से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो जितना भी तुमने शेयर्स को ब्रॉड बैक किया है उसका इक्विवेलेंट नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आगे जाकर जब तुम मेरे संग सेक्शन 55 पढ़ोगे, बताओ 55 एनीवन, एनी आइडिया क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बताओ क्या है? जब तुम सेक्शन 55 पढ़ोगे ना आगे जाकर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वहां पे भी जितना तुम शेयर कैपिटल को रिडेम्पशन करोगे ना, रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिटर्न कर देना, तो वहां पे भी इक्विवेलेंट अमाउंट कहां पे ट्रांसफर होगा बताओ? सीआरआर अकाउंट में। समझ गए? तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी तो नहीं बोलते ना, इक्विटी के लिए क्या बोलते हैं? बाईबैक। तो वैसे यहाँ पे भी जब इक्विटी का बाईबैक करोगे उतना इक्विवेलेंट अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करोगे? सीआरआर अकाउंट में। क्लियर है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और ये सीआरआर अकाउंट क्या चीज के लिए यूज होता है बताओ? इशू ऑफ बोनस शेयर। यानी बोनस जब इशू करोगे, जब शेयर कैपिटल इशू होता है तब ये सीआरआर का अकाउंट घट जाता है, समझ में आ रहा है? और जब शेयर कैपिटल क्या कर रहे हो? कम कर दे रहे हो, रिडीम कर दे रहे हो, तब सीआरआर का अकाउंट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। क्लियर है? तो वापस से सुनो, एक क्वेश्चन का जवाब देना। सपोज करो मेरा कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसको बाईबैक करना चाह रहे हो। उसको क्या करना चाह रहे हैं मेरे को बताओ? बाईबैक। ठीक है? और ये बाईबैक हम लोग करेंगे कहां से बताओ? फ्री रिजर्व से। कहां से करेंगे बताओ? बताओ कितना अमाउंट तुमको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा बताओ? हाँ, वेरी गुड। अच्छा सुन लो, बाईबैक प्राइस जो है ना वो 50 रुपए। अब बताओ प्रोविजन सुना ध्यान से, मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। तो कितना हुआ बताओ? 1 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच फेस वैल्यू बाईबैक किया है 40 रुपए में। लेकिन बाईबैक कहां से की? अब की बार सुना ध्यान से, द बाईबैक हैज बीन डन आउट ऑफ द इशू प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड। प्रेफरेंस इशू किया था, वहां से रुपया जो है उससे बाईबैक किया है। बताओ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट कितना होगा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट कितना होगा? जिसका क्लास किया हुआ वो नहीं बोलेगा, उसके अलावा बोलो कितना रुपया ट्रांसफर होगा? बोलो जल्दी, कितना रुपया ट्रांसफर होगा? सोच के बताओ। ऊपर में अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जितनी बार मेरा बाईबैक होगा, शेयर कैपिटल घटेगा, उतना इक्विवेलेंट अमाउंट फेस वैल्यू मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसमें बताओ? सीआरआर अकाउंट में। तो यहाँ पर बताओ सीआरआर में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पता है क्यों नहीं होगा? रीजन, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला था, जब जब शेयर कैपिटल घटेगा, तुम एक चीज समझो, यहाँ पे नेट इफेक्ट तो एक ही हो गया ना, तुमने नया शेयर इशू किया, उसी से तुमने क्या किया? बाईबैक किया है। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट अगर तुम देखोगे तो ना शेयर बढ़ा ना शेयर गिरा, तो इसलिए हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करने का दरकार नहीं है। और वैसे भी अगर तुमने ध्यान से प्रोविजन सुना होगा, मैंने तुमको बोला था जब जब कंपनी शेयर्स बायबैक करेगा आउट ऑफ द फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, तब तुम इक्विवेलेंट फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर करोगे सीआरआर में। यानी अगर तुमने बायबैक किया है फ्रेश इशू प्रोसीड से, तब तुमको बायबैक का अमाउंट ट्रांसफर करने का दरकार। एग्जाम वाला क्वेश्चन आता है, बच्चे रॉन्ग करके आते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला? तो ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर तुमने बायबैक कहां से किया बताओ? फ्रेश इशू प्रोसीड से, तब तुमको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू सीआरआर में ट्रांसफर करने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर तुमने बायबैक किया फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से, तब इक्विवेलेंट अमाउंट तुम ट्रांसफर करोगे। क्लियर है यहां तक? और सीआरआर का पर्पस क्या है? अभी तो बोला बोनस इशू करने के लिए, सीआरआर का पर्पस क्या है? और तुम खुद बताओ सीआरआर का पर्पस मतलब क्या? सीआरआर क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
समझ में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कब कब क्रिएट होता है? जब जब तुम्हारा कैपिटल कम होता है, या तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अंडर सेक्शन 55 पढ़ोगे, वहां पे भी सेम प्रोविजन है। और जैसे जैसे तुम शेयर इशू करोगे तो सीआरआर का अकाउंट क्या हो जाता है बताओ? घट जाता है। और रिडेम्पशन में सीआरआर का अकाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रहेगा। अच्छा एक चीज और सुनो, ऊपर में तुम लोग सोर्सेस ऑफ बायबैक में पूछा, खाली यही 3 सोर्स है। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि मैम रीवैल्यूएशन रिजर्व भी तो एक रिजर्व है, वहां से क्यों नहीं कर सकते? बताओ, रीजन बताओ। अरे अलाउड नहीं है, क्यों अलाउड नहीं है? वही तो पूछ रहे हैं। देखो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है ना, व्हाट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व? अकाउंट्स की हो कभी? अपवर्ड रिवैल्यूएशन की हो कभी? क्या होता है? एंट्री मारो अपवर्ड रिवैल्यूएशन का। चलो लैंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करे 1 करोड़ रुपया से, वेरी गुड। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में तुमने बैलेंस क्रेडिट कर दिया ना, यानी एक रिजर्व बना दिया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ गया 1 करोड़ से एसेट का, बट वो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को क्योंकि अपने बैलेंस शीट को ल्यूक्रेटिव बनाना है, खूबसूरत बनाना है, ताकि इन्वेस्टर आए उसके अंदर। मेरे को अपना प्रॉफिट का ओवरऑल फिगर को बढ़ाना है, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व अपवर्ड मार दिया। समझ में आ रहा है? जिससे मैंने दिखा दिया मेरा बैलेंस शीट कितना ल्यूक्रेटिव है, कितना सुंदर है। मेरा जो है नेट प्रॉफिट वगैरह जो है ज्यादा दिखाने के लिए मैंने ये सब दिखा दिया है। समझ में आ रहा है? रिटेन अर्निंग को दिखाने के लिए मैंने सब दिखा दिया। बट एक्चुअली वो हो सकता है रियलाइजेबल ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व का मैंने अपवर्ड वैल्यूएशन किया लैंड बिल्डिंग का, हो सकता है वो लैंड बिल्डिंग जब वाकई में मार्केट में बेचोगे कूड़े के भाव में बिकेगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भरोसा नहीं है ये रुपया रियलाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व में रियलाइज अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज आवर एंटिसिपेशन कि मेरा लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ गया है, बट रियलिटी में भी डिफरेंट। सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट बैंक ऑन दैट अमाउंट क्रिएटेड इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसलिए दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। क्योंकि रियलाइज नहीं है ना, अभी बेच दिया क्या लैंड बिल्डिंग को, तो इसलिए मेरे को कैसे पता? सो दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द क्या? बायबैक। बायबैक कहां से यूज हो सकता है बताओ? बायबैक कहां से करोगे? कौन कौन सा यूज हो सकता है? अच्छा फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है बताओ तो? जनरल रिजर्व आता है, पीएल क्रेडिट आता है, हाँ ये सब आएगा, ठीक है। लेकिन क्या उसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा? और कहां से कर सकते हो बताओ? और कहां से कर सकते हो? फ्रेश इशू प्रोसीड से, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। और जब जब तुम शेयर्स का बायबैक करोगे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लेकिन कहां से बायबैक अगर तुमने किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम से किया है या फिर रिजर्व से किया है? उतना इक्विवेलेंट नॉमिनल वैल्यू तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा अलग से, कहां पे? सीआरआर अकाउंट में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो कि यूटिलाइज होता है क्या चीज के लिए? बोनस शेयर इशू करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या? सेक्शन नंबर 69। आ जाओ 69 में। देख रहे हो कितना छोटा सा सेक्शन है, कुछ था ही नहीं ना इसके अंदर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लेट अस रीड इट डाउन। पढ़ो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 of the Companies Act 2013, when a company buy back share out of कहा या फिर कहां से? देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कोई दूसरा तीसरा? देन अमाउंट क्या? इक्वल टू द फेस वैल्यू, मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर नीड्स टू बी क्या? ट्रांसफर्ड कहां पे? टू द such transfer detail also need to be disclosed in the balance sheet. The above mentioned CRR account may be utilized for the purpose of क्या? Unissued shares of the company to the member as क्या? Fully paid up bonus share for the issue of the क्या? Bonus share. क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखना स्टार्ट करो। और कौन सा बच्चा क्लास किया हुआ है नहीं किया हुआ मेरे को सब पता रहता है। समझ में आ रहा है? लोग बोलता है ना मेरे को सब पता रहता है। चलो और लिखो। अच्छा है वो चीज, अच्छा है, खराब थोड़ी है। आई अप्रिशिएट यू आर सो प्रोएक्टिव। तुमको तलब लग गया कंपनी लॉ का। चलो सेक्शन बताओ कौन सा है? 69। बताओ क्या? ट्रांसफर टू द कल रात में एकदम चिल्ड कॉफी पी लिया, सो दिस इज आफ्टर इफेक्ट। अभी नया नया जो है कोल्ड कॉफी पीने का हैबिट लगा है रात में एकदम।
वो भी वो वाला कोल्ड कॉफी, ब्लैक कोल्ड कॉफी पीते हो कभी? ब्लैक कोल्ड कॉफी कभी पिया है? नया नया चीज ट्राई करने का चस्का लगा है, तो वो पूरा आइस डालकर एकदम हालत खराब हो गया इसीलिए। अब रिग्रेट हो रहा है क्यों पिया। चलो, सुबह ब्लैक कॉफी, रात में कोल्ड कॉफी। सुबह हॉट ब्लैक कॉफी, रात में कोल्ड ब्लैक कॉफी। चलो, पहले हम कॉफी पीते ही नहीं थे, अब पता नहीं क्या हो गया, अब स्टॉप करना पड़ेगा। पहले हम ग्रीन टी लवर थे। चलो लिखो। एक्चुअली गर्मी इतना पड़ रहा है ना, यू जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट। गर्मी कितना देख रहे हो बाहर, दुनिया भर का एकदम पूरा एकदम पसीना वगैरह आता है। चलो, बट आई शुड कंट्रोल। आओ, तुम लोग भी कंट्रोल करना हाँ? गर्मी में ज्यादा ठंडा मत पीना, नहीं तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे होगा। चलो, नॉमिनल। कहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है इसका डिटेल? बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, एक चीज तुम लोग नहीं बोला, बायबैक क्या पार्टली पेड अप शेयर का हो सकता है? लास्ट क्लास लिखवाया था ना मैंने, प्री बायबैक फॉर्मेलिटी में। सीआरआर क्या चीज के यूटिलाइज होता है बोलो? दैट्स इट, 69 इज डन। अब क्या बच गया? 70। 70 इज वेरी इजी। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक।
ठीक है, तब सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करने का दरकार नहीं। बोलो क्या? हाँ, फ्रेश फ्रेश issue proceeds of fresh issue of another class of security, then no need to make any transfer to the CRR account. अरे लास्ट बेंच वाले अभी तक वहीं पे अटके हुए, उनको खत्म करने दो, करो जल्दी। कर लिया? वो कंपनी का मर्जी है। हो गया यहाँ तक? जनरली क्या होता है ना, अनदर क्लास ऑफ सिक्योरिटी यानी प्रेफरेंस शेयर का इशू से होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कुछ मतलब नहीं होता है सबसे। समझ में आ रहा है? इक्विटी वालों को मतलब होता है, उनका कंट्रोलिंग राइट्स होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो तुम्हारा वोटिंग राइट नहीं होता ना, दैट इज व्हाई दे आर नॉट बॉदर्ड। लास्ट टॉपिक सेक्शन 70, बाईबैक का लास्ट टॉपिक क्या हुआ? बोलो। चैप्टर का लास्ट टॉपिक कैसे होगा? कितना सारा सेक्शन है बताया तो था तुमको मैंने, बोला था ना 7 9 10 क्लास लगेगा, तो आज तो तीसरा ही क्लास चल रहा है, वो भी छोटा लगेगा आज का क्लास लग रहा है मेरे को। आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे जल्दी। सेक्शन 70 बताओ क्या है? प्रोहिबिशंस ऑन बाईबैक, बोलो क्या है? मतलब ये 4 केस है जहां तुम बाईबैक नहीं कर सकते। देयर आर 4 केसेस वेयर बाईबैक इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डू द बाईबैक। कब बाईबैक नहीं करोगे? अगर एक बात बताओ, बाईबैक करने का ऑब्जेक्ट क्या है? किसको बेनिफिट पहुंचाना? कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स, खुदरे इन्वेस्टर्स, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, है ना, ताकि तुम्हारा जो है शेयर का प्राइस अच्छा खासा रेम्युनरेटिव प्राइस कंपनी दे रहा है, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि उनका शेयर सिक्योर्ड है, उनका रिटर्न, उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कंपनी को शेयर रिटर्न बैक कर दो। ना कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सुख पहुंचाने के लिए, जिन लोग बल्क में इन्वेस्टमेंट करे, जिन लोग का काम ही ट्रेडिंग का है। समझ में आ रहा है? एक बार शेयर इन्वेस्ट करता है, रिटर्न लेता है, निकल जाता है, शेयर्स को बेच करके दूसरा कंपनी में चला जाता है। दे आर द एफआईज होते हैं, या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं जिनका स्टॉक इन ट्रेड में लोग शेयर लिख कर दिखाता है। क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट एट द बैक? समझ रहे हो क्या बोला? आज मान लो कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, लोग तो बल्क में इन्वेस्टमेंट करता है। कंपनी क्या करे? बाईबैक खाली इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए कर रहा है। जिन लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी लोग शेयर इन्वेस्ट कर रखा था ना, उनका शेयर को ब्रॉड बैक कर लिया। यानी जो छोटे छोटे खुदरे रिटेल इन्वेस्टर है, उनके संग तो नाइंसाफी हो जाएगा, उनका शेयर तुमने छोड़ दिया, ब्रॉड बैक नहीं किया, और इन्वेस्टमेंट कंपनी का शेयर ब्रॉड बैक कर लिया। जबकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो अल्टीमेट मोटिव क्या है? इन लोग शेयर्स को कैसे ट्रीट करते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। जैसे जो म्यूचुअल फंड्स हुआ, एफआईज हुआ, इन लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं बताओ? इन लोग का काम ही वही है ना। तो इन लोग के लिए तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करना स्टॉक इन ट्रेड है, इनका रोजमर्रे का काम है। बट तुम्हारे से रिटेल इन्वेस्टर, क्या तुम लोग इन्वेस्ट करो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड बोल के दिखा रहे हो क्या? नहीं। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला कि कभी भी बाईबैक इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए नहीं होगा, या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए नहीं होगा। कंपनी कैन नॉट डू द बायबैक थ्रू इट्स क्या? इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी मतलब वाह, ये तो अच्छा बात हो गया, अपना सब्सिडरी में होल्डिंग सब्सिडरी खेलते जा रहे हो, अपना जो बच्चा है उन लोग को सुख देते जा रहे हो, और बाहर का रिटेल इन्वेस्टर लोग बेवकूफ है। गलत है कि नहीं बताओ? तो इसलिए बोला कि कोई भी कंपनी बायबैक अपने सब्सिडरी कंपनी के जरिए, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी, दैट इज सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज आल्सो डीम्ड टू बी द सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी ना। तो इन लोग के जरिए तुम बायबैक नहीं कर सकते। तो अभी तक मैंने तुमको 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया प्रोहिबिशन ऑन बायबैक का। किसके जरिए नहीं कर सकते हो? सब्सिडरी कंपनी, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी। और क्या बोला बताओ? क्योंकि तुम समझो यार, सब्सिडरी कंपनी जो है उसको ऑलरेडी पनाह देने के लिए उसका बाप बैठा है, होल्डिंग कंपनी बैठा हुआ है, उन लोगों को तुम इतना बेनिफिट देने का दरकार नहीं है। या फिर थ्रू क्या बताओ? या फिर सुनो ना, तुमको बायबैक करने कब नहीं देंगे? तुम इतने बड़े क्या बोले ना, फ्रॉड हो। तुमने एक तरफ डिबेंचर होल्डर का जब रिडेम्पशन पीरियड आया ना, उनको मना कर दिया ये बोल के पैसा नहीं है, और साइड में से चुपके से इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पैसा दे दे रहे हो। या तुमने डिबेंचर का इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है। या डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स होते हैं, याद है डिपॉजिट का चैप्टर नंबर 4 है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वाह, जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। अभी अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? जो डिपॉजिट भी 4 है, 2 है।
चैप्टर 2 क्या है तुम बताओ तो? चैप्टर 1 क्या है? 3 क्या है? बोलो। 4 क्या है? 5 क्या है? 6 क्या है? 7 क्या है? बस यहीं तक पढ़ाए अभी हम। क्या 1 पूछ चुके हैं? सो तुम नींद में है पूरा। तुम सोचो, एक तरफ तुम गाँव दुनिया का पैसा मार के बैठे हो, शर्म करो। डिपॉजिट होल्डर का पैसा मैच्योर हो गया, उनको नहीं दियो, उनका रिटर्न नहीं दियो, उनका इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे रहे हो, प्रेफरेंस होल्डर का पैसा मार के बैठे हो, और इधर साइड ही साइड अपने कंपनी के इक्विटी होल्डर को पैसा दे रहे हो, प्रमोटर लोग को। वेरी बैड, नॉट अलाउड। No buyback shall be allowed by the company if the company has made any default in the repayment of the debenture or the repayment of the preference shareholder or in the repayment of the deposit or any interest or dividend due therein. प्रेफरेंस वाला का पैसा में तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, क्या लगता है? डिविडेंड। ये सब में अगर तुमने डिफॉल्ट किया, मैम डिफॉल्ट किया था, पास्ट इज पास्ट, अभी डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया, डिफॉल्ट हैज बीन रेमेडीड। 3 साल बीते लम्हे हो जाने चाहिए, कहां से बताओ? जब जिस दिन तुमने डिफॉल्ट को मेड गुड किया है। अगर डिफॉल्ट कर रखा है तब तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन अगर डिफॉल्ट को गुड कर दिया तो भी अभी तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई बायबैक नहीं करने देंगे unless 3 years have expired from the date when the default was made, नहीं, default was remedied, was made good। क्लियर है? अगर डिफॉल्ट कर रखे हो, गुड ही नहीं किए, 3 साल बीत गया, तब तो मतलब तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, तुमको बायबैक तो करने ही नहीं मिलेगा जिंदगी भर, अगर तुमने डिफॉल्ट को गुड नहीं किया है तो। लॉजिक है ना यार यहाँ पे। या फिर तुमने क्या किया है? बोलो क्या क्या है? एक तो तुमको पता है एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, 92 के अंडर डिफॉल्ट किया है। क्या हुआ बोलो? अंडर सेक्शन 92। वेरी गुड। डिविडेंड पढ़ लिए हो क्या तुम लोग मेरे से? कुछ बच्चे पढ़ रखे हैं। 123 क्या था बताओ? डिक्लेरेशन। और 127 क्या था? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और 129 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग। ये सब में अगर तुमने डिफॉल्ट कर रखा है तो भी तुमको हम लोग नहीं देंगे बायबैक करने। क्यों डिफॉल्ट किया है? कुछ गड़बड़ी है? कुछ छुपा रहे हो? एनुअल रिटर्न क्यों नहीं बताया? आरओसी को क्यों नहीं जमा दिया? डिविडेंड डिक्लेयर कर दियो, पेमेंट नहीं कियो, या डिक्लेयर ही नहीं कियो, ये 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कियो, ये सब में से किसी का भी डिफॉल्ट किया तो भी तुमको बायबैक करने नहीं देंगे। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। क्या बताओ? प्रोहिबिशन ऑन बायबैक अंडर सेक्शन 70। अरे क्या डिस्कस कर रहे हो? अरे मेरा तबियत खराब है कि तुम लोग का तबियत खराब है? चलो सेक्शन 70 पढ़ो, क्या लिखा है? दिखाई दे रहा है? पढ़ो जोर से, क्या लिखा हुआ है? कितना पॉइंट्स किया इसके अंदर? पढ़ो क्या क्या। अ कंपनी कैन नॉट बाई बैक shares or any other specified security directly or indirectly, number 1 through any including its through or group of investment company or where the company has defaulted in the repayment of or interest या redemption of debenture या फिर preference share या payment of dividend या repayment of any loans or interest from any financial institution or bank. Prohibition is lifted if the default has been क्या? Remedied and a period of has elapsed from the date or such default ceased to subsist. D. Company, what are you making? Why are you making such noises? Control. Company has क्या? Defaulted in filing of क्या? Under section. अरे बोलते जाओ। या फिर क्या? डिविडेंड का डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन। अच्छा, किसका डिविडेंड पड़ा हुआ है? डिविडेंड एक बार तुमने डिक्लेयर कर दिया, कितने दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है? हाँ, और ट्रांसफर कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? 5 दिन के अंदर। किया था ना हम लोगों ने? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड कितना? 127। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोला है? 129। अगर तुमने डिफॉल्ट किया बायबैक के कोई भी फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करने में, यानी 68, 69, 70, देन इन दैट केस मिनिमम फाइन कंपनी के ऊपर कितना लगेगा? 1 लाख। मैक्सिमम फाइन कितना? 3 लाख। ओआईडी के ऊपर भी सेम है, 1 लाख और 3 लाख। पहले ओआईडी को हम लोग जेल भी भेज देते थे 3 साल के लिए, लेकिन ये प्रोविजन अभी डिलीट हो चुका है। क्लियर? तो अगर कहीं तुमको 3 साल का जेल दिखाई दे, क्रॉस आउट। अभी ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता, अमेंडमेंट आ गया। क्या आ गया मेरे को बताओ? अमेंडमेंट। चलो लिखना स्टार्ट करो, टेक आउट योर कॉपी। बायबैक इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? सभी इजी लगता है जो हम तुमको पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो लिखो। सुयश पूछ रहा है इक्विटी शेयर हैव बीन ब्रॉट बैक whereas preference share have been issued, share your views। तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर?
अलाउड है ना, इशू किया तुमने प्रेफरेंस, उसका प्रोसीजर तो बायबैक करना अलाउड है इक्विटी का। हाँ करेक्ट, सीआरआर भी नहीं बनाना पड़ेगा, वेरी गुड, एग्जाम्पल भी तो दिया मैंने तुमको ये वाला, तो अलग से क्यों पूछ रहे हो? देखो अगर इक्विटी का तुम बायबैक करो तो हम लोग इक्विटी का प्रोविजंस लिख रहे हैं, प्रेफरेंस से रिलेशन नहीं है, तुम इशू कर सकते हो। हाँ, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इक्विटी का, तो उसी सिक्योरिटीज का बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि सब्सिडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है ऑलरेडी, बोलो, होल्डिंग, तो इसलिए उसको हम लोग बायबैक का बेनिफिट पहुंचाने वाले नहीं है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनको भी बायबैक का बेनिफिट हम लोग पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है खुद रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट पहुंचाना थ्रू बायबैक टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। यस संदीप, बिल्कुल आपके लिए एप्लीकेबल है। हो गया यहाँ तक? क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट इंटरेस्ट भी तो प्रॉफिट से ही देते हैं बाबू, डिबेंचर्स का। हाँ, नहीं प्रेफरेंस में भी कंपलसरी है, अगर तुम्हारा डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, समझ में आ रहा है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर होता है। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर किए हो तुम उसमें कंपलसरी वाला है तो तुमको देना ही पड़ेगा, और अगर लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट होगा तुमको देना पड़ेगा, करंट ईयर का भी और पुराने ईयर का भी।
हाँ, लेकिन क्या बोला था, हाउएवर ये प्रोहिबिशन हट जाएगा। क्या बोला था, दिस शैल बी लिफ्टेड कब, इफ यस डिफॉल्ट was made good and 3 years has elapsed from the date of default made good। मतलब 3 साल अगर बीत चुके तब कोई दिक्कत का बात नहीं है। हटा दे। लास्ट पॉइंट बोलो क्या है। इफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट, यस अंडर सेक्शन 92 या फिर 123 या 127 या 129। हटा दे इसको। हो गया। चलो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बायबैक इज ओवर। एक टॉपिक और बचा बायबैक में, बायबैक रूल्स नेक्स्ट क्लास कराएंगे। यहां तक एक बार रिवाइज करवा दो खाली, ठीक है। बोलो स्टार्टिंग से, आज जो जो पढ़ा है स्टार्टिंग से मेरे को एक बार रिवाइज करवा दो। पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी नंबर 1, जल्दी बोलो। अरे 7 दिन के अंदर शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना, जितना भी तुमने शेयर्स को ब्रॉडबैक किया। नंबर 2, 6 मंथ्स के अंदर क्या ऑब्जर्व करना है, मतलब क्या हुआ कूलिंग पीरियड का, कोई भी हम फर्दर फ्रेश इशू नहीं लेकर आ सकते। नेक्स्ट बताओ, 1 ईयर का क्या, कोई भी नया बायबैक दोबारा नहीं कर सकते जब तक 1 साल नहीं बीत गए। कहां से, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द प्रीवियस बायबैक ऑफर। नंबर 4, वैलिडिटी ऑफ एसआर या बीआर 1 साल तक। 1 साल के अंदर जितना भी फॉर्मेलिटीज है रिलेटेड टू बायबैक उसको तुम खत्म कर देना। इसके अलावा दो फॉर्म पढ़ा, बोलो जल्दी जल्दी।
SH10, SH11, SH10 में क्या मेंटेन कर रखा हमने? रजिस्टर ऑफ बाईबैक। रजिस्टर के अंदर क्या क्या डिटेल लिख के रखेगा? शेयर होल्डर का नाम, जिसने शेयर्स ब्रॉड बैक किया है, नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉड बैक, बाईबैक प्राइस, मोड्स ऑफ ऑफर एटसेट्रा। वेरी गुड। फिर उसके बाद बताओ SH11 में क्या है? रिटर्न। कौन किसको फाइल करेगा? कंपनी जमा देगा किसको? ROC, जिसमें क्या लिखा रहेगा? अरे जिसमें लिखा क्या रहेगा? रिटर्न में क्या लिखा रहेगा? मैंने बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड ऋषभ। सारा बाईबैक अपने अच्छे से कंप्लाई कर लिया। ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट, रिलेटेड रूल्स, प्रोविजंस एटसेट्रा। और इस बात का सर्टिफिकेशन कौन करेगा कि करेक्टनेस है SH11 का? हु विल सर्टिफाई? टू डायरेक्टर ऑफ whom at least one shall be MD, कि SH11 का कंटेंट करेक्ट है। पहले इसका एक फॉर्म था SH15, अभी वो सब ओमिट हो चुका है। वेरी गुड। और बताओ, हो गया यहाँ पे? और कुछ नहीं है क्या? सारा फॉर्मेलिटी बता दिया? श्योर, वेरी गुड। फिर बताओ सोर्सेज ऑफ बाईबैक कहाँ कहाँ से कर सकते हो? रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू, इशू प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और उसके अलावा 69, जितनी बार भी तुम बाईबैक करोगे, कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व, उतना इक्विवेलेंट अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ब्रॉड बैक ट्रांसफर करना पड़ेगा अलग से सेपरेट अकाउंट में, CRR अकाउंट में। और उसका डिस्क्लोजर देना होगा बैलेंस शीट में। और क्या चीज के लिए यूज होता है? बोनस शेयर इशू करने के लिए होता है, ठीक है। 69 डन। अच्छा, यानी कि अगर तुमने ब्रॉडबैक किया है शेयर्स को फ्रेश इशू प्रोसीड से, तब CRR में नहीं ट्रांसफर करोगे। लास्ट सेक्शन 70 में क्या पढ़ा? 4 केसेस। नंबर 1, 20 सब्सिडरी या फिर ओन सब्सिडरी से भी अलाउड नहीं है, या फिर थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर अरे अगर तुमने डिफॉल्ट किया है इन द क्या? डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर, डिपॉजिट, लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट एटसेट्रा, या फिर डिफॉल्ट किया 4 सेक्शन में से किसी का भी। सेक्शन बोलते जाओ। 92, 123, 127, 129। 92 क्या है? 123, 127 पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 129 फाइनेंशियल स्टेट। भूलोगे कि याद रहेगा सब कुछ? अच्छा, इसी साथ प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज भी बता दो इसके साथ। प्री बायबैक भूल गए? आर्टिकल्स ऑथराइज करेगा। अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहे तो सॉरी, और बायबैक अप्रूव करवाने के लिए SRN चाहिए। लेकिन अगर बायबैक अप टू 10% है तो पास पीरियड। ये जो तुम 10% चिल्ला रहे हो, किसका 10%? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अच्छा, टोटल मैक्सिमम बायबैक एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हो सकता है? 25%। 25% किसका? फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। वेरी गुड। फिर मेरे को बताओ कि बायबैक मस्ट ऑलवेज बी डन ऑन फुल्ली पेड अप। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1। डेट इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। याद रहेगा ये सब? क्योंकि अगर हम लोग बायबैक पेड अप इक्विटी का बात करेंगे तो पेड अप शेयर का मतलब होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और करना पड़ेगा, SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा ना। SH9 में ROC को जमा देना पड़ेगा कि हम लोग सॉल्वेंट है, सब कुछ सही है। और बताओ, और कुछ था इसके अंदर? हाँ, वेरी गुड। अगर तुम कौन से कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो जो किसमें एंगेज है, NBFC हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी में, तो ये जो रेशियो इट कैन गो अप टू कितना? 6:2। वेरी गुड। और बायबैक का मतलब क्या होता है? इशूइंग, इशूइंग, इशूइंग। क्या पूरा बायबैक का मीनिंग ही चेंज कर दे रहे हो तुम? तो पागल हो गए हो क्या? बायबैक का मतलब क्या है? व्हेन द कंपनी परचेजिंग बैक इट्स ओन सिक्योरिटी। बाय बैक, जो दिया था वो वापस खरीद लिया, इशू कर रहे हो। बाय बैक क्या हो गया तुम लोग को? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलो। अच्छा, फाइन नहीं लिखा, देखो मजे मजे में फाइन रह गया। फाइन फॉर कॉन्ट्रवेंशन कौन लिखेगा? लिखो। वही लग रहा था कुछ छूट गया है, लिखो।
क्या एक्ट में ही दिया, लास्ट सेक्शन में देख लेते। मिनिमम कितना है? इम्प्रिजनमेंट ना पहले था, अभी नहीं, हट चुका, अमेंडमेंट आ गया। अच्छा, बायबैक का सम्स क्लियर है ना? एक सम्स आएगा, देखो हम लोगों ने उधर किया था, राइट इशू का सम्स किया था, बायबैक का सम्स किया, अब नेक्स्ट क्लास बोनस इशू का सम्स करेंगे, ठीक है? और सीएसआर चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसका भी सम्स करेंगे, और फिर बहुत सारा एक्स्ट्रा सम भी देंगे तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें से एक ना एक सम आएगा। देखो दिख रहा है, पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी, देखो यहीं पे दिया रहेगा, देख रहे हो? ये रहा, देखो, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट 68, हाँ, इन कंप्लाइंग विद द क्या प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, या कोई भी रेगुलेशन जो सेबी ने मेक किया है, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन कितना, 1 लाख, विच में एक्सटेंड अप टू कितना, 3 लाख। ओआईडी के लिए भी क्या बोला, शैल बी पनिशेबल, देख रहे हो काट दिया, लिख कर काटा, दैट इज एन रीसेंट अमेंडमेंट, दैट इज व्हाई रीसेंट अमेंडमेंट हमेशा दिखाएगा और काटेगा। विद इम्प्रिजनमेंट 3 साल का जेल होता था पहले, अभी हटा चुका है। एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन सेम 1 लाख, बट में एक्सटेंड अप टू कितना, 3 लाख। देख रहे हो, 3 लाख भी क्या अमेंडमेंट में आया इंसर्ट होकर, रेड पेन से लिखा है ना, कलर दिखाई दे रहा है कि कलर ब्लाइंड हो, दिख रहा है ना कलर, क्लियर है? और उसके अलावा ये सारा प्रोविजन हम लोगों ने खत्म कर लिया ऑलरेडी, देखो किया था ना। बायबैक कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ओपन मार्केट से कर सकते हो, इंप्लॉय से कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो, किया था ना ये सब। फिर उसके बाद क्या बोला था, बताओ, ये सब सब किया हुआ हम लोग का। बायबैक जो कर रहे हो शेयर्स के ऊपर क्या होना चाहिए, दे आर फुल्ली पेड अप, ठीक है? बायबैक मैक्सिमम कितना बोला, 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द क्या पेड अप शेयर कैपिटल एंड प्री रिजर्व। बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द क्या बोर्ड, लेकिन अगर क्या 10% है तब तक, उसके ऊपर है तो क्या एसआरए एंड जीएम, क्लियर है? और बायबैक कहां कहां से कर सकता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या प्रोसीड्स ऑफ द क्या इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्लियर है? सब कुछ यहाँ पे लिखा है, तुमको पॉइंट वाइज मैंने सब सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। फिर देखो ये भी है, वेयर अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर इट शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय विद इन कितना डेज, 7 डेज, ठीक है? रिफ्रेश इशू नहीं कर सकता विद इन अ पीरियड ऑफ कितना पढ़ाया था, 6 मंथ्स। ये सब किसके अंदर लिखा हुआ है, 68 के अंदर। लेकिन बोनस इशू कर सकता है क्या, हाँ। स्वेट इक्विटी कर सकता है क्या, हाँ। कन्वर्जन कर सकता है क्या, हाँ। तुमने वहां पे याद है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, लिख लो ना वहां पे, कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑब्लिक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, लिखा है ना यहाँ, देखो ये वाला पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर, या फिर कोई भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी लिख लो ना, तब इससे सब कवर हो जाएगा। एनी अदर क्या कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, ब्रैकेट में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, एनी अदर कन्वर्टिबल क्या सिक्योरिटी, ब्रैकेट में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, पॉइंट नंबर 4, पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी का पॉइंट नंबर 4। कन्वर्टिबल डिबेंचर भी हो सकता है, कन्वर्टिबल कोई भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, एनीथिंग। गॉड ब्लेस यू ऋषि, ऋषि बोल रहा है थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग, विदाउट एफर्ट नथिंग इज इजी, गॉड ब्लेस यू। क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, ठीक है? मतलब तुम लोग को अब इतना काबिल बना दिया गया, तुम लोग को बेयर एक्ट पढ़ने से डर नहीं लगेगा कंपनीज एक्ट में, मतलब तुम लोग बेयर प्रोविजंस पढ़ सकते हैं डायरेक्टली बेयर एक्ट का, सब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना? यस और नो? इतना लिख लियो, इतना पढ़ लियो कि अब तुम खुद लॉ को इंटरप्रेट कर लोगे, इतना काबिल बना दिया है। कोई चैप्टर अगर तुमको नहीं भी पढ़ा है खुद से पढ़ लेना, मजाक कर रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? लेकिन फिर भी तुम पढ़ लोगे कि नहीं, बताओ? बेयर एक्ट पढ़ के कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर ही लोगे, कर लोगे बेयर एक्ट पढ़ के इंटरप्रेट,
कुछ कुछ नहीं, पूरा ही कर लोगे यार, इतना सब कुछ तो बता दिया है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। याद रखना रूल बाकी है। पता है क्या चीज का रूल है? सुन तो लो, क्या चीज का रूल है? नहीं, बायबैक में क्या चीज का रूल है? मोड्स ऑफ बायबैक का सेकंड मोड पढ़ा, बताओ क्या पढ़ाया था? ओपन ऑफर ना, तो ओपन ऑफर कैसे करना है उसका रूल्स बताया। ऑफर लेटर वगैरह देना पड़ेगा ना, तो उसके पहले आरओसी को चढ़ावा देना पड़ेगा। ऑफर लेटर के अंदर मिनिमम ऑफर पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितने दिन के अंदर तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर लोग को, ये सब रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय, टेक केयर।